ओके, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था प्लेटूज के बारे में। दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी प्लेटूज थे उनके बारे में हमने समझ लिया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जियोग्राफिकल डिस्कवरी की तरफ। भौगोलिक खोज क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल डिस्कवरी। जियोग्राफिकल डिस्कवरी। जियोग्राफिकल डिस्कवरी। ठीक है, जियोग्राफिकल डिस्कवरी हिंदी में कहते हैं भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि साउथ अफ्रीका की खोज यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी? ठीक है, साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की खोज करी थी बार्थोलोम्यो डियाज। किसने किया था? बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज। ठीक है, बार्थोलोम्यो डियाज। ठीक है, बार्थोलोम्यो डियाज देखना है। बार्थोलोम्यो डियाज को देखना है। ओके, देख लेते हैं बार्थोलोम्यो डियाज को। कहाँ गया बार्थोलोम्यो डियाज? बार्थोलोम्यो डियाज बड़ा ही खतरनाक सा दिखता था ये बंदा। ठीक है, बार्थोलोम्यो डियाज। आ जाओ भाई बार्थोलोम्यो डियाज। ये पोर्चुगल। पोर्चुगल जितने भी तुझे नाविक मिलेंगे पुर्तगाल के ही मिलेंगे, क्योंकि पुर्तगाल में जो ये क्या बोलते हैं शिप होती थी ना, शिप जहाज वहाज बनाने की इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन है। वहाँ के लोग तैराक बहुत अच्छे थे, वो तैरना जानते थे, वो जहाजें बनाना जानते थे। तो जहाज बना बनाकर वो लोग पूरी दुनिया में घूम रहे थे कि कहाँ कहाँ पर नई नई जगह है ढूंढे, ताकि हम वहां से ट्रेड कर सके, मिनरल्स निकाल सके, खनिज व्यापार निकाल मतलब खनिज निकाल सके। ठीक है, तो पुर्तगाली ही मैक्सिमम तुझे मिलेंगे। मैक्सिमम जितने भी डिस्कवरर मिलेंगे पुर्तगाली ही मिलेंगे। यही लोग जहाज लेके इधर से उधर घूमते थे। ठीक है, अच्छा, केप ऑफ गुड होप किसे कहते हैं? हाँ, साउथ अफ्रीका का वो जो निचला सेक्शन है उसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। जैसे काम करता हूँ यहाँ पे वर्ल्ड मैप वाला सेक्शन लगाता हूँ तो उसमें दिखाई देगा अच्छे से, कि समझ में आएगा कि कहाँ से कौन गया है। ठीक है, यहाँ जैसे समझते रहना। एक काम करता हूँ इसको यहाँ लगाकर यहाँ लगा देता हूँ एक सेपरेट पेज पर ही। ठीक है, देख, यहाँ से पुर्तगाल से निकला और कहाँ गया? यहाँ पहुंचा। तो इस सेक्शन को जब भी कभी समुन्द्र में कोई ऐसी चीज निकली रहती है ना, कोई ऐसी चीज, उसे हम केप कहते हैं। केप, केप। ठीक है, केप। जैसे भारत भारत का ये निचला सेक्शन देखेगी, जो कन्याकुमारी है ये वाला, इसको कहते हैं केप ऑफ कैमोरीन। ठीक है, तो केप कहते हैं जहाँ पर वो मगरमच्छ की तरह थुथुर निकला हो अगर। ठीक है, तो ये क्या था? ये केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी किसने करी?
बार्टोलोम्यू डियाज, बोल 4 बार। बार्टोलोम्यू डियाज, जब तक लिख रहा हूँ बोलते रह। केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी किसने करी? बार्थोलोम्यो डियाज, बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है। उसके बाद अमेरिका की डिस्कवरी। अमेरिका, जहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा गया। एक्चुअली अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन अमेरिका से पहले पहुंचा था, ये जो कैरेबियन कंट्रीज थे वहां पर, तो वहां से फिर वो पहुंचा अमेरिका, तो वहां के लोगों को उसने देखकर क्या कहा? रेड इंडियन। अमेरिका की खोज करी कोलंबस ने, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने करी? कोलंबस, कोलंबस, ठीक है। अमेरिका की खोज करी कोलंबस ने। देख रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो है किल्बिस, सम्राट किल्बिस, या तो चमगादड़ की मुंह नहीं होता, चमगादड़ जैसा। हाँ तो ये है कोलंबस, ठीक है। कोलंबस, कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने करी? कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने, ठीक है। अब समुद्री रास्ते की खोज करेगा, समुद्री रास्ते की खोज, इंडियन सी रूट की खोज कौन करेगा? वास्को दी गामा, वास्को दी गामा। या इंडियन सी रूट से पहले है, अगर मैं देखूं, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन सी रूट, इंडियन सी रूट, इंडियन सी रूट। भारत के समुद्री रास्ते की खोज किया वास्को दी गामा ने। किसने? वास्को दी गामा, ठीक है। वास्को दी गामा ने, वास्को दी गामा ने। केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी किसने करी थी? बार्थोलोम्यो डियाज, बोल। बार्थोलोम्यो डियाज, बार्थोलोम्यो डियाज, डियाज, बोल। बार्थोलोम्यो डियाज, बार्थोलोम्यो डियाज। ये कौन है? वास्को दी गामा, वास्को दी गामा। इंडियन सी रूट की डिस्कवरी किसने करी? वास्को दी गामा ने, वास्को दी गामा ने। ब्राजील को खोजा, ब्राजील, ठीक है। चौथा नंबर ब्राजील, ब्राजील की डिस्कवरी किसने करी? ब्राजील, तो ब्राजील की डिस्कवरी करी थी कैब्रल नामक नाविक ने, कैब्रल ने। ब्राजील की डिस्कवरी किसने करी? कैब्रल, ठीक है। ब्राजील की डिस्कवरी कैब्रल, ब्राजील की डिस्कवरी कैब्रल, ठीक है। कैब्रल, ये था कैब्रल, ठीक है। ब्राजील की डिस्कवरी किसने करी? कैब्रल ने, ठीक है। कैब्रल ने। उसके बाद हम समझते हैं, देख यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, यहीं से आगे बढ़ जाएंगे तो क्या आएगा? अबे यहाँ से बढ़ेंगे तो ये इंडियन सी रूट, इंडियन सी रूट, इंडियन सी रूट, इंडियन सी रूट की डिस्कवरी किसने करी? वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा ने। उसके बाद अमेरिका की डिस्कवरी किसने करी? कोलंबस, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका की डिस्कवरी कोलंबस ने करी। फिर कहेगा कि ब्राजील की डिस्कवरी किसने करी? कैब्रल, कैब्राल, ठीक है। या कैब्रल, कैब्राल, जो भी बोल। ब्राजील की डिस्कवरी कैब्राल ने, ब्राजील की डिस्कवरी कैब्रल ने, ठीक है। फिर एक था फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन। ये जहाज लेकर के पूरी दुनिया का चक्कर लगाने निकल गया, ठीक है। तो कहेगा कि पहली बार
पूरा वर्ल्ड टूर किया, वो भी पानी वाले जहाज के रास्ते से। किसने? फर्डिनेंड मैगलन। और तुझे पता याद होगा कि एक मैगलन स्ट्रेट है, बताओ मैगलन स्ट्रेट कहाँ पर है? ये ठीक है, ये वाला सेक्शन जो अलग करता है इसे हम कहते हैं मैगलन स्ट्रेट, इसी के नाम पे पड़ा हुआ है मैगलन स्ट्रेट। ठीक है, कौन सा नंबर हो गया? चौथा। पांचवा। पांचवा तुझे क्या याद रखना है? ठीक है, वर्ल्ड टूर। ठीक है, वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर बाई सी रूट, बाई सी रूट। किसने किया? मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन। तो मैगलन याद रखना, फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन। बात समझ में आई? फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन। ठीक है, ये है फर्डिनेंड मैगलन, देखने में ही खतरनाक दिख रहा है। ठीक है, इसने पूरी दुनिया का टूर किया। क्या किया? पूरी दुनिया का टूर किया, समुद्र जहाज लिया, जहाज लेकर के घूमते 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 पूरा चला गया। और इसी के नाम पर ये जो साउथ अमेरिका का निचला सेक्शन है, ये जो चिले और अर्जेंटीना को अलग करता है थोड़ा सा, इसे कहा गया मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट। ठीक है, मैगलन स्ट्रेट। बात समझ में आई? यहाँ से लिया हो, घूमते 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 पूरा विश्व भ्रमण कर डाला। ठीक है, हाँ, तो कहेगा कि पहली बार पूरी दुनिया का जो कि यात्रा किया वो भी जहाज के जरिए, शिप के जरिए। किसने किया था? फर्डिनेंड मैगलन ने। इतना समझ में आया? सारी की सारी डिस्कवरी समझ में आ गई। अमेरिका की खोज किसने करी? कोलंबस। समुद्री भारत के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने। उसके बाद ब्राजील की खोज कैब्रल। केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोम्यू डियाज। बोल बार्थोलोम्यू डियाज, 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 बार्थोलोम्यू डियाज। बोल, 4 बार बोल, याद हो जाएगा। बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। इतना समझ में आ गया? सारे के सारे ये डिस्कवरी याद रखना। 1-2 मार्क वाला कभी अगर पूछा मैच द फॉलोइंग, जोड़ियां मिलाओ, ठीक है, उसमें दे सकता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि वो मैप रेखाएं यानी मैप लाइंस जो किसी खास खास एरिया को ज्वाइन करती होंगी। ठीक है, मैप लाइंस, मैप लाइंस हिंदी में कहते हैं मानचित्र की रेखाएं। क्या कहते हैं? मानचित्र की रेखाएं। मानचित्र की रेखाएं। ठीक है, मानचित्र की रेखाएं। ठीक, अब समझना इसको, हाँ, अच्छे से। जैसे ये, मैं यहाँ पर मैप ले लेता हूँ ताकि मैं इसे समझा सकूँ। ये पूरी दुनिया है, ठीक है, वर्ल्ड है। और इस वर्ल्ड दुनिया में मान ले कि यहाँ पर कनाडा है, कनाडा में कोई प्रेशर है, 5 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। प्रेशर को हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं। ठीक है, हवाओं के प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर 5 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। उसके बाद यहीं पर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में भी क्या
5 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। मैंने इसे 1 2 नंबर डाला है, ठीक है, रुक गया, मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भी 5 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। उसके बाद ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड है, यहाँ पर भी 5 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। रसिया है ऊपर वाला सेक्शन, यहाँ पर भी 5 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर नंबरिंग डाल दूं, जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और फिर इन सब को मिला दूं, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? देख, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, और क्योंकि ये कौन सी वाले एरिया को मिला रही है? प्रेशर वाले एरिया को, प्रेशर वाले एरिया को। तो प्रेशर जब मिलाते हैं तो उसको कहते हैं बार, आइसो बार। क्योंकि किसी चीज का प्रेशर लगेगा तो तेरे ऊपर क्या लगेगा? भार लगेगा ना, भार। जैसे एक ईटा तेरे सर पर रखा तो थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा, 2 ईटा रखूंगा थोड़ा और प्रेशर, 3 ईटा रखूंगा थोड़ा और प्रेशर, मतलब भार बढ़ता जाएगा। तो आइसो बार से याद रख लेना, भार, आइसो बार। आइसो बार से क्या याद रखेगी? भार। जब कहेगा कि आइसो बार लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इक्वल प्रेशर एरिया को, इक्वल प्रेशर एरिया को, बात समझ में? हाँ, इक्वल प्रेशर एरिया को। तो मैं यहां लिख दूं आइसो बार लाइन। मैं अब लाइन लाइन तो लिखूंगा नहीं बार बार, एक में लिख देता हूं, आइसो बार लाइन, ठीक है। आइसो बार लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वल प्रेशर एरिया, ठीक है, इक्वल प्रेशर एरिया, इक्वल प्रेशर एरिया, ठीक है। अब मैं बार बार लाइन लाइन नहीं लिखूंगा, चलेगा ना? हाँ, इक्वल प्रेशर एरिया को, इतना क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब देख, जैसे मैं फिर से पूछता हूँ तुझसे, मैं फिर से पूछता हूँ, मुझे बताना। चलो भैया पूछ लेते हैं तुझसे। जैसे मान ले कि यहाँ पर है 6 पास्कल, यहाँ पर है 7 पास्कल, यहाँ पर लग रहा है 3 पास्कल, ठीक है, यहाँ पर लग रहा है 5 पास्कल, यहाँ पर लग रहा है 6 पास्कल, यहाँ पे लग रहा है 2 पास्कल, फिर उसके बाद यहाँ पर लग रहा है 6 पास्कल, ठीक है। और मैं बता, इसको इसको जोड़ूंगा, 7 3 5 2, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? कुछ नहीं कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको जोड़ दूं, ये और ये, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? आइसो बार, आइसो बार। यानी कि ये लाइन बताएगी कि भाई ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है इधर पर, ये जो एरिया है इधर पर, यहाँ क्या लगेगा? सेम अमाउंट का प्रेशर लगेगा, सेम अमाउंट का प्रेशर लगेगा। समझ में आया? तो आइसो बार वाला एरिया किसे कहेंगे, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आइसो बात है, आइसो बात है, आइसो बात। अगर तुझे मैं समुन्द्र में उठा के फेंक दूं नहाने के लिए, तो नहाएगी कि नहीं नहाएगी? और उसमें से नहा करके निकलेगी तो क्या गाना गाएगी? वाह 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 वाह, ठीक है। ये अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक है, और यह है पैसिफिक, पैसिफिक। मान ले कि यहाँ इस पैसिफिक की मैं यहाँ पर देख रहा हूँ किनारा है, यहाँ पर गहराई है 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पे गहराई है 4 मीटर, अंदर और गहराई है 10 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसी गहराई है 2 मीटर, यहाँ पर बीच में गहराई है 10 मीटर, यहाँ पे गहराई है 3 मीटर, ठीक है, यहाँ पर गहराई है 2 मीटर, यहाँ पे गहराई है 6 मीटर। और मैं इस जो सेम गहराई वाला एरिया था, जैसे ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, इन सबको अगर पॉइंट्स को मिला दूं, इन पॉइंट्स को मिला दूं, तो ये क्या कहलाएगा? आइसो बात है,
आइसोबाथ है, ठीक है, आइसोबाथ है। यानी आइसोबाथ लाइन सेम डेप्थ वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल डेप्थ वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल डेप्थ वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में? आइसोबाथ किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वल डेप्थ, इक्वल डेप्थ, ठीक है। तब तुझे नहाने के लिए, तब तुझे पता रहेगा ना कि नहाने कहाँ जाना है। 2 मीटर वाले में जाओ, ये नहीं कि 10 मीटर वाले में चले जाऊं, है मछली खा जाएगी। फिर तू गाना नहीं गाएगी कि समुंदर में नहा के मैं और भी, है। हाँ, तो समझ में आ रहा है? मछली गाएगी, वाह वाह क्या टेस्टी माल है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं और समझते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसोथर्म देख, थर्म मतलब हीट, थर्म होता ना टेम्परेचर। तो यहाँ पे मान ले कि ये पूरा जो ऊपर वाला सेक्शन है, मैंने कहा कनाडा में -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ ऊपर भी -30 डिग्री सेल्सियस, नीचे आएंगे तो नीचे आ गया 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर देखे तो यहाँ पे 45-50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऊपर गए तो -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चाइना में आ गए तो -20 डिग्री सेल्सियस, भारत में आ गए तो 28 डिग्री सेल्सियस। बता इसमें से आइसोथर्म के लिए मैं किस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा? -30 डिग्री वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। यानी ये -30 डिग्री वाला जो एरिया रहेगा, जो लाइन रहेगा, वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा? आइसोथर्म। यानी आइसोथर्म लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वल टेम्परेचर, इक्वल टेम्परेचर एरिया को, ठीक है, इक्वल टेम्परेचर एरिया को। ना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मतलब कि जब ज्योग्राफी का लेक्चर किए थे तो उसमें पढ़े थे आइसोनेफ। आइसोनेफ, आइसोनेफ किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वल अमाउंट वाले, इक्वल क्लाउड वाले एरिया को, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर इक्वल अमाउंट में क्लाउड हो, इक्वल क्लाउड, क्लाउड एरिया, ठीक है, इक्वल क्लाउड वाले एरिया को। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ ऊपर है, यहाँ पर इतना क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पर इतना क्लाउड है, यहाँ पर इतना क्लाउड है, ठीक है। इन सब के एरिया को मिला दूंगा तो ये लाइन क्या कहलाएगी? आइसोनेफ, आइसोनेफ। इक्वल, इक्वल डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है कौन? आइस बात, बात नहाएगी ना, नहाएगी, नहा नहा के बाद आइसो बात गहराई में नहाएगी, ठीक है। तो आइसो बात है, इक्वल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी आइसोथर्म, इक्वल बादल को रिप्रेजेंट करेगी आइसोनेफ, आइसोनेफ। नेक्स्ट आता है आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल। तो तुझे पता है सिस्मोग्राफ किसमें यूज होता है? भूकंप के लिए, ठीक है। तो आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन, इक्वल अर्थक्वेक एरिया, इक्वल अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एरिया, ठीक है, इक्वल अर्थक्वेक एरिया। मान ले जैसे, जैसे ये है भारत, भारत में मान ले यहाँ पर 5 जो कि रिएक्टर स्केल का क्या आया? भूकंप आया। फिर वहीं तेरा जम्मू कश्मीर वाला एरिया या ये उत्तराखंड वाला एरिया, यहाँ पर भी 5 रिएक्टर का आया। ये अरुणाचल वाला है, ये भी 5 रिएक्टर का, यहाँ पर 5 रिएक्टर स्केल का जो कि भूकंप आया। मैं इन तीनों लाइन को मिलाऊंगा तो क्या कहलाएगा? ये आइसोसिस्मल लाइन,
आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल लाइन बात समझ में है। आइसोसिस्मल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वल अर्थक्वेक वाले एरिया को, ठीक है, इक्वल अर्थक्वेक वाले एरिया को। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आइसो हाइट। आइसो हाइट, आइसो हाइट रिप्रेजेंट करता है, आइसो हाइट लाइन रिप्रेजेंट करता है इक्वल रेन वाले एरिया को, यानी ऐसे एरिया जहां पर समान मात्रा में, इक्वल अमाउंट में बारिश होती हो। इक्वल रेन एरिया, ठीक है, इक्वल रेन एरिया। जैसे अगर मैं कहूंगा कि देख ये है हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत में यहाँ है महाराष्ट्र, यहाँ गोवा, कर्नाटका। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, यहाँ पर बारिश हो रही है मान ले कि 200 सेंटीमीटर, ठीक है, तीनों जगह 200 सेंटीमीटर। यूपी में है जो कि 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर। पंजाब में यही तो मान ले कि 100 सेंटीमीटर पंजाब में, ठीक है। यहाँ यहाँ ये है तेरा राजस्थान है, राजस्थान में मान ले कि 50 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो बता मैं इनमें से कौन से लाइन को, कौन से एरिया को मिलाऊंगा और वो उस एरिया को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका 300 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, है ना। महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका 200 सेंटीमीटर, ये लाइन क्या कहलाएगी? आइसो हाइट। तो आइसो हाइट किस एरिया को रिप्रेजेंट करती है? सेम अमाउंट में बारिश होती है, सेम अमाउंट में बारिश होती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, उसके बाद समझते हैं आइसो हेलाइन। क्या? हेलाइन, आइसो हेलाइन, आइसो हेलाइन, आइसो हेलाइन रिप्रेजेंट करता है सेम सैलिनिटी वाले एरिया को, यानी कि वैसे समुद्र का पानी जहां जहां का सैलिनिटी यानी खारापन समान हो, इक्वल हो, ठीक है, इक्वल सैलिनिटी, इक्वल सैलिनिटी एरिया, एरिया बस समझ में, इक्वल सैलिनिटी एरिया। जैसे कि मान ले तो मैंने कहा कि जो ये पेरू के सामने वाला जो समुद्र है इसका खारापन है मान ले कि 20 है, ठीक है, खारापन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज वाला, और एक हाँ, बाजू में से दो हाँ डॉट दे देते हैं, 20 है। उसके बाद मैंने ऊपर देखा यहाँ पोर्चुगल है, पोर्चुगल के सामने वाला भी 20 है, ठीक है। उसके बाद ये है भारत, भारत के सामने वाला भी 20 है, ठीक है, 20 है। उसके बाद देखा कि यहाँ चाइना है, चाइना के सामने वाला भी 20 है। अब मैं इन सबको अगर मिलाऊंगा तो ये क्या कहलाएगा? आइसो हेलाइन। हिल जा, हाँ, समुन्दर में हिल जा, नमक नमक हो जाएगी, है ना, तो फिर गाना गाएगी। तो आइसो हेलाइन, आइसो हेलाइन समझ में आया? ओके, आइसो हेलाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं और समझते हैं आइसोप्रैक्ट लाइन किसे कहते हैं। प से प्रैक्ट और प से पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसा एरिया जहां पर इक्वल पॉपुलेशन हो। कौन सा नंबर हो जाएगा ये? 8वां। आइसोप्रैक्ट लाइन, आइसोप्रैक्ट लाइन, आइसोप्रैक्ट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? सेम पॉपुलेशन एरिया, सेम पॉपुलेशन एरिया। इतना क्लियर है? सेम पॉपुलेशन एरिया, सेम पॉपुलेशन एरिया, ठीक है, सेम पॉपुलेशन एरिया। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद, उसके बाद अब क्या इसको भी बताने की जरूरत है कि मान ले यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह एरिया है या बिहार है, तो बिहार महाराष्ट्र का मिलाएगी तो लगभग लगभग सेम सेम आ जाता है।
12 करोड़, 14 करोड़, उधर भी 12 करोड़, 14 करोड़, है कि नहीं? तो ऐसे एरिया को जब हम मिलाएंगे तो कहलाएगा आइसोपैक्ट लाइन। ठीक है। हाँ, उसके बाद हम समझते हैं कंटूर लाइन किसे कहते हैं। कंटूर लाइन, कंटूर लाइन, कंटूर लाइन। देख, ये कंटूर लाइन का इस्तेमाल मोस्टली आर्मी वगैरह में ज्यादा होता है, कंटूर लाइन। ठीक है। और कंटूर लाइन ऊंचाई को बताता है, हाइट को। ठीक है। इसको बताता है हाइट को। जैसे मान ले कि ये कोई पहाड़ है, ऐसे इलाका है। ठीक है, ऐसा इलाका है, ठीक है? कोई इलाका है तो, और यहाँ की अगर मान ले कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया है, ये मान ले ये कि 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा है। यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया है, ये ऊपर 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा है। फिर ये 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक देखा तो ये वाला एरिया 10 मीटर है, 10 मीटर ऊंचा है। ये वाला एरिया 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखा तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है ये 10 मीटर ऊंचा है। और फिर ये ऊपर वाला एरिया ये 20 मीटर ऊंचा है, ये 30 मीटर ऊंचा है। तो बता, जब हम देखेंगे कि भाई ये एरिया पूरा, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया क्या है, सेम हाइट पर है ना? तो इसे कंटूर लाइन, जब इनको हम मिला देंगे ये कहलाएगा क्या? कंटूर लाइन। क्या कहलाएगा? कंटूर लाइन, कंटूर लाइन। ठीक है, कंटूर लाइन। ठीक है, कंटूर लाइन। इतना क्लियर है? ठीक है। अब अच्छा, क्या है कंटूर की स्पेलिंग? CONTOUR। गुड। CONTOUR। टूर, टूर मतलब गाइड, कंटूर, कंटूर लाइन। ठीक है। अब हम समझते हैं आइसो बोलो, एपिसाइड लाइन किसे कहते हैं? एपिसाइड लाइन, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। बता सकती है किसे कहेंगे? एपिसाइड लाइन। देख, कोई नहीं, नहीं पता तो हम हैं, बताएंगे जरूर, क्या काम ही है हमारा बताना। ठीक है, ये कैसा शेप है? इलेक्ट्रिकल, चलो, इलेक्ट्रिकल शेप है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शेप में ये क्या है हमारा? सूरज है, सूरज। और सूरज के चारों तरफ कौन घूम रहा है? हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी घूम रही होती है। ठीक है। ये पृथ्वी घूमते घूमते कभी कभी सूरज से दूर तो कभी कभी सूरज के पास आ जाती है। समझ में आया क्या? ये पृथ्वी, देख, अरे सुन रहे, देख, सूरज के पास आ जाती है और कभी कभी सूरज से दूर रहती है। तो जब सूरज से पास यानी कि इसकी डिस्टेंस कम हो जाती है, सूरज के पास आ गई है और इसकी डिस्टेंस दूर है, सूरज से अपार्ट है। ठीक है। तो सन को जियोग्राफी में कहते हैं हीलियो। सन को क्या कहते हैं? हीलियो। सन को ज्योग्राफिकल लाइन में कहते हैं हीलियो। ठीक है, हीलियो। तो इसलिए जब ये अर्थ हमारी सन से दूर है, अपार्ट है, तो उसे कहेंगे एपीहीलियन। एपीहीलियन क्या कहेंगे? एपीहीलियन, एपीहीलियन। ठीक है। और जब ये पृथ्वी सूरज के पास रहेगा तो पास में है तो कहेंगे पेरीहीलियन।
पेरिहिलियन, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं, ओके। तो जब ये पेरिहिलियन, पेरिहिलियन को हिंदी में कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और इंग्लिश में कहते हैं अरे इंग्लिश में तो पेरिहिलियन है ही। और जो ये एपिहिलियन है, एपिहिलियन, इसको हिंदी में कहते हैं अपसौर। अपसौर, अपार्ट है तो अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर, अपसौर, ठीक है, अपसौर। अब इसी पेरिहिलियन और एपिहिलियन को मिलाने वाली लाइन को कहा जाता है एपिसाइड लाइन। क्या कहा जाता है? एपिसाइड लाइन। किसे कहते हैं? ठीक है, पेरिहिलियन और एपिहिलियन को मिलाने वाली लाइन को कहलाएगा एपिसाइड लाइन। एपिसाइड लाइन, ठीक है, एपिसाइड लाइन, एपिसाइड लाइन। इतना क्लियर है? ओके। कहेगा कि अच्छा बताओ, ये जो पेरिहिलियन होता है ये किस दिन होता है, यानी कि ये जो हमारा अर्थ है वो सूरज के सबसे करीब कब होता है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और ये जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये सूरज से सबसे दूर कब होता है? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। इतना क्लियर है? अब ये डेट देख करके ये मत पूछना कि 3 जनवरी को सबसे पास होता है तो भारत में ठंडी क्यों पड़ती है, गर्मी पड़नी चाहिए। इसका अलग कॉन्सेप्ट है और सब समझा चुका हूँ। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चल फिर से बता दे। आइसोबार, आइसोबार किसे रिप्रेजेंट करता है? आइसोबार, इक्वल प्रेशर एरिया। आइसोबार, इक्वल डेप्थ एरिया। आइसोहेलाइन, इक्वल सैलिनिटी, इक्वल सैलिनिटी, इक्वल सैलिनिटी। ओके। आइसोप्रैक्ट, आइसोप्रैक्ट, इक्वल पॉपुलेशन एरिया। ओके, इक्वल पॉपुलेशन एरिया। एपिसाइड लाइन, वाह वाह वाह, पेरिहिलियन एपिहिलियन को मिलाने वाली रेखा को, पेरिहिलियन और एपिहिलियन को मिलाने वाली रेखा को। कंटूर, इक्वल हाइट को, ठीक है, इक्वल हाइट को, इक्वल हाइट को बताया कि नहीं मैंने यहाँ पे? कंटूर लाइन इक्वल हाइट को, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके साथ हमारा जो ये भौगोलिक खोज यानी ज्योग्राफिकल डिस्कवरी और ये मैपिंग, मैप लाइंस, मानचित्र की रेखाएं, ये खत्म होती है। और आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।